हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शशि और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SKY स्टडी सेंटर पे। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स, जिस अध्याय 1 चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे पास अभी ये वाइट बोर्ड है, तो आप लोग बोर्ड LED बोर्ड पे ध्यान मत दीजिए कि LED बोर्ड नहीं है, कंटेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, कारक का मतलब होता है यहाँ करने वाला। कारक का मतलब होता है करने वाला। तो प्रकाश वह कारक है, मतलब करने वाला है, जिसके सहायता से हम प्रकाश किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर हम कोई वस्तु है हमारे पास, मान लीजिए ये वस्तु है और हमारी आँखें यहाँ पर है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु हमारे आसपास भी बगल में खो जाए, हमें नहीं मिलता है। कारण क्या उसका? मान लीजिए ये सूरज है और सूरज से ये प्रकाश आ रही है यहाँ पर, ये सूरज है। सबसे पहले अगर किसी भी वस्तु को हम लोग देखते कैसे हैं, तो जब सूरज से प्रकाश आती है इस वस्तु पे या किसी भी वस्तु से, जब इस पे प्रकाश आएगी और इससे परावर्तन के बाद, लौटने के बाद, ये अगर आंखों तक टकराएगी, हमारी आंखों तक आएगी, किसी भी वस्तु से प्रकाश टकरा कर जब हमारी आंखों पर आएगी तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो बिना प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसे आप अंधेरे में, रात में कहीं अंधेरे में पड़ गए, तो आप वहाँ पे बिना टॉर्च की सहायता से आप नहीं देख सकते किसी वस्तु को। तो सीधा सीधा है कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। देखिए, अगला है प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, जो भी वस्तु प्रकाश निकलती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे हो गया, हम लोग कह सकते हैं सूर्य, प्रकाश निकलती है उससे जलता हुआ बल्ब, प्रकाश निकलती है उससे जलती हुई मोमबत्ती, प्रकाश निकलती है उससे। तो ये हो गया प्रकाश स्रोत, जिनसे प्रकाश निकलती है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में चलती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हर मतलब पूछ ही देता है कि प्रकाश क्या है, डैश है, एक प्रकार की ऊर्जा ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु को जलाते हैं तभी उनसे प्रकाश निकलती है। जैसे अगर हम बल्ब जलाते हैं तो उसमें जब तक करंट नहीं देंगे, विद्युत लाइट ऑन नहीं करेंगे, तब तक बल्ब जलेगा नहीं। तो उससे क्या होती है कि विद्युत ऊर्जा क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अगर कोई बल्ब जल रहा है तो वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। कोई मोमबत्ती जल रही है तो वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। कोई दिया या लालटेन जल रहा है तो वो भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो जैसे हो गई, तो ये सभी क्या होती है, जितनी भी प्रकाश है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा होने का कारण ये है कि ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, प्रदीप्त वस्तु, ये तो हो गया कि प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में चलती है, हमेशा सीधी रेखा या सरल रेखा में चलती है। प्रदीप्त वस्तु में वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं करती है। देखिए, उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, जिनसे प्रकाश निकलती है। उत्सर्जित का मतलब ये होता है जिनसे प्रकाश निकले, उसको कहते हैं हम लोग उत्सर्जित होना। तो जिनसे प्रकाश निकलती है या जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसी को कहते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हो गया सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ दिया इत्यादि, इस तरह का बहुत सारा चीज, जलता हुआ बल्ब। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, उसे कहते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे देखिएगा, टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, इस तरह का जितने भी जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है वो सब हो गया अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए, परिकिरणन, स्कैटरिंग। देखिए, जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा उन पे पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। अब देखिए, इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, अंतरिक्ष से आ रही है। अंतरिक्ष में बहुत सारा धूल कण, वायुमंडल के कण, वायुमंडल, हवा के कण कह सकते हैं, सूक्ष्म कण, बादल, इन सब से क्या होती है, प्रकाश आके टकराती है, प्रकाश आके
टकराती है। फिर ये क्या करती है, टकराने के बाद इनसे प्रकाश, ये प्रकाश को चारों ओर क्या करती है, फैला देती है। ये प्रकाश को क्या करती है, चारों ओर फैला देती है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाली, जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर विकिरित कर देते हैं। विकिरित का मतलब होता है फैला देते हैं। विकिरित करने का मतलब क्या होता है, फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को चारों ओर फैला देते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश का परिकिरणन। इसको कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। देखिए किरण प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश जब एक साथ चले तो उसको कहेंगे किरण पुंज। जैसे टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च से क्या होती है, बहुत सारा प्रकाश एक साथ निकलती है, तो वो भी किरण पुंज हो गई। सूरज से प्रकाश आ रही है, वो भी किरण पुंज हो गई। तो बहुत सारे जब प्रकाश एक साथ चले समूह को तो प्रकाश हम लोग कहेंगे किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे देखिए एक बिंदु से आया, निकला और ये फैलता हुआ चला गया, फैलता हुआ चला गया। इसको कहते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, एक बिंदु से निकलेगा। देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ से लग रहा है कि निकल रहा है, प्रकाश क्या हो रही है, निकल रही है यहीं से, तो इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, वह किरण पुंज जिनसे क्या होती है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के समांतर अगर प्रकाश चल रही है तो उसे कहते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जिनसे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अगर चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके दोस्त कोई है पढ़ने वाले तो उनको भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी की देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे देखिए कांच में अगर आप शीशा लगा कर ना, उसमें जैसे तो लाइट जलता है तो बाहर निकल ही जाती है। हवा भी क्या होती है, एक माध्यम ही है, इससे भी प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। पानी से भी प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। तो ये सभी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। देखिए दोस्तों ये है जो है एक लैंग्वेज है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के मुताबिक हमें ये याद करना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ। पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ अंश ही पार कर पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाता है। देखिए जैसे पारदर्शी में तो हो गया कि मतलब जैसे हवा में हम प्रकाश जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे तो पूरा का पूरा टॉर्च मतलब रोशनी हवा में जाएगा, एक इस पार से उस पार होगा। लेकिन जैसे भी एक घिसा हुआ कांच लेके उसमें अगर हम घिसा हुआ मारेंगे टॉर्च, तो वो क्या होगी, कुछ भाग शीशा के उस पार जाएगी प्रकाश की, अधिक जितना यहाँ से हम लोग मार रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, जितनी प्रकाश उस पर आपतित होगी वो पूरा का पूरा उधर नहीं लौट पाएगी, मतलब पूरा का पूरा प्रकाश उससे पार नहीं हो पाएगी। मतलब कुछ प्रकाश के कुछ अंश ही पार हो पाए, उसे कहते हैं हम लोग पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, ऐसे रोशनी मारिए आप हवा में, अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो हवा ही है, यहाँ पर जलाएंगे, इसके आगे कागज न मार के कागज एक रख के जलाएंगे टॉर्च, तो दोनों में फर्क होगा ना। तो कागज से क्या होगी कि आधा कुछ हिस्सा होगा प्रकाश का जो पार करेगा, पार बाकी नहीं करेगा, तो वही होती पारभासी। अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, मतलब जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाएगा उनको कहेंगे हम लोग अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए ये टीन हो गया, अगर यहाँ से हम टॉर्च जलाएंगे तो टीन का उस साइड नहीं जा पाएगा, ये जो फाटक है। और देखिए लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अगर इनसे प्रकाश उस पार नहीं हो पाती है, दीवार हो गया, इनसे प्रकाश उस पार नहीं हो पाएगी। चलिए अगला हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ए बी हम लिए हैं कोई दर्पण, ए बी लिए हैं कोई दर्पण, ये जो दोस्तों ऐसे ऐसे किया गया है यहाँ पर, ये समझ लीजिए पेंट किया हुआ सतह है।
जैसे अगर आपके पास समतल दर्पण होगा, जैसे हम लोग फेस देखते हैं आईना आईना, उसके पीछे ना पाते हैं, तो ये हो गई हम लोग का, मतलब ये पेंट किया हुआ भाग है, ऐसे ऐसे करके ये दर्पण है। जैसे आईना में हम लोग लेते हैं तो वहाँ उस पर अगर टॉर्च मारिएगा ऐसे करके रोशनी जाएगी, फिर ऐसे करके निकलेगी। तो ये हो गई है, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट आ रही है जो इस पर पड़ के और इधर मुड़ रही है, ठीक है। तो ये जो घटना कहलाती है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए यहाँ पर हवा 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 के माध्यम से आ रही है और ये शीशा से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट गई, इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये हो गई। यहाँ पर ये जो किरण हुई इसको कहते हैं आपतित किरण, जो लौटी इसको कहेंगे परावर्तित किरण। यहाँ पर जो लंब डाला गया है इसको कहते हैं अभिलंब। और ये कोण आई, आई मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, मतलब आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिए आपतित किरण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की हेलो, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, परावर्तित किया गया है। ये एक दर्पण है जहाँ से आपतित किरण परावर्तित होती है और आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम, माने कि परावर्तित किरण उसी माध्यम में चली जाती है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इसमें अभी हम लोग आपतित किरण परावर्तित किरण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आपतन कोण पर। आपतन कोण, देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण, जिसको आई से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा देखिए परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए परावर्तन के दो नियम है दोस्तों। परावर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये जो तल, ये जो ऊपर है एक अलग तल है, ये जो नीचे है ये है अलग तल। यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं एक ऊपर की सतह एक नीचे की सतह। तो ऊपर की तल आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखिए तीनों एक ही तल में है, मतलब एक साइड है तो एक ही तल में है। तो ये हो गया हम लोग का मतलब तीनों एक ही तल में है। ये हो गया आपका पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। ये देखिए आई और आर दोनों हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब देखिए अब हम लोग दर्पण से रिलेटेड पढ़ेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले समतल दर्पण के बारे में हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं, बस थोड़ा सा थ्योरी है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से होकर गुजरती है। अब देखिए समतल दर्पण है क्या, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। समतल दर्पण, हम लोग जिस आईने में अपना सुबह सुबह मुंह देखते हैं ना, वो भी एक समतल दर्पण है, वही एक समतल दर्पण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं उस समतल दर्पण में। जैसे आप उसको ऐसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक दर्पण है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये दर्पण है, ये दर्पण है, और जैसे इस पे ऐसे सीधा टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की रोशनी अगर सीधे जा रही है तो ये परावर्तन के बाद इसी पथ से होकर क्या होगी? गुजर जाएगी, इसी पथ से होकर गुजरेगी। जिस पथ से, मान लीजिए ये जो मार्कर है हमारा, इसको मान लेते हैं हम लोग किरण। तो जैसे प्रकाश की किरण इस पे आ रही है और तो परावर्तन के बाद इसी पथ से होकर गुजर जाएगी। और यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? दोनों जीरो होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जीरो होते हैं, क्योंकि उसी पथ से होकर गुजरती है और अभिलंब भी इसी पे है। देखिए यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण जीरो होने का अर्थ भी है कि जिस पथ से ये जा रही है और जिस पथ से आ रही है सेम है, लंबवत है, और इसी पे कौन है? अभिलंब भी इसी पथ पे है, अभिलंब भी इसी पथ पे है। तो हम लोग आपतन कोण अभिलंब के बीच की दूरी को आपतित किरण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों क्या है? एक ही पथ पे, तो उनके बीच कोई भी कोण नहीं बना, यानी कि 0 डिग्री का कोण बना। तो आपतन कोण 0 हो गया, परावर्तन कोण 0 हो गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले दर्पण के बारे में कर लेंगे,
इसके बाद प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसके दर्पण के बारे में डिटेल से और प्रतिबिंब के बारे में डिटेल से, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।